Last time we were done with RPC, hemoglobin and anemia. ठीक है? Now we are going to proceed on to the next blood cells, which is WBC. Then finally we'll be left with platelet only. ठीक है? So almost completion पे ही है आपका blood. So let's talk about WBC. I guess every one of you knows कि WBC का main काम है immunity provide करना. ठीक है? So what are WBCs? These are the cells in blood which perform the defense functions of the body. टोटल ल्यूकोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ल्यूको बिकॉज इट इज व्हाइट इन कलर. सो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट दिस वन इन द सेम थिंग. ठीक है? तो इसका काउंट होता है 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. दिस इज अ नॉर्मल काउंट. अगर 4000 तक या 11000 तक काउंट इसके बीच में हमारा आता है तो वी से इट इज नॉर्मल TLC. अगर 11000 से ज्यादा काउंट आता है तो वी से इट इज ल्यूकोसाइटोसिस. ठीक है? सेल्स का इंक्रीज होना, ल्यूकोसाइटोसिस. अगर 4000 से कम होता है तो इट इज ल्यूकोपीनिया. जब भी पीनिया वर्ड यूज होगा तो इट मींस डिक्रीज इन काउंट, साइटोसिस वर्ड यूज होगा तो इट मींस इंक्रीज इन काउंट. तो ल्यूकोसाइटोसिस अबव 11000, ल्यूकोपीनिया बिलो 4000. ठीक है? क्लासिफिकेशन दो, एक ग्रैनुलोसाइट्स हैं एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं. ठीक है? I guess you all have studied right from 6th standard. You are studying this. So granulocytes and agranulocytes. Granulocytes में आएगा आपका neutrophil, eosinophil and basophil. Ben. You can remember by Ben. Basophil, eosinophil and neutrophil. ठीक है? And agranulocytes में आपके आ जाता है lymphocyte and monocyte. So these are the 5 types of WBC. First granulocytes, second agranulocytes. Granulocytes में Ben आ गया और उसमें LM आ गया. ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब क्या है कि इनमें इनका जब हम अंडर द ब्लड फिल्म प्रिपेयर करके अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं तो इसमें हमको साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दिखते हैं. एक ग्रैनुलोसाइट का मतलब है साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते. ठीक है? ल्यूकोसाइट्स हैव 3 phases, मैरो फेज, सर्कुलेटरी फेज एंड टिश्यू फेज. ये सभी का ही होता है. WBC जो है RBC जो है वो टिश्यू में नहीं जाता, वो सर्कुलेशन में रहता है. तो एक उसका मैरो फेज है, एक उसका सर्कुलेटरी फेज है. जो WBC है उसका एक थर्ड फेज है जो कि टिश्यू फेज है. थोड़ी सी सर्कुलेशन में रहने के बाद वो टिश्यूज में जाके अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करवाता है. इन जनरल आफ्टर बीइंग रिलीज इनटू ब्लड दे सर्कुलेट फॉर फ्यू आवर्स व्हिच इज 4 to 8 hours एंड फाइनली दे एंटर इनटू टिश्यूज वेयर दे लिव अप टू 4 to 6 days. व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ RBC? 120 days. व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ WBC? 4 to 6 days. ठीक है? So first of all we'll be discussing about the granulocytes, जिसमें सबसे पहला सेल हमारे पास है न्यूट्रोफिल. ठीक है? ये जब हम ब्लड फिल्म प्रिपेयर करेंगे तो काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी एक जर्नल गो थ्रू अपन हो रहे हैं. तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो सेल प्रेजेंट है WBC में वो है आपका न्यूट्रोफिल. दे फॉर्म अप टू 50 to 70%. ठीक है? 50 to 70% न्यूट्रोफिल है, 20 to 40% लिम्फोसाइट्स है, बाकी सब 2 to 5% या लेस देन 1%. ठीक है? So neutrophils are most prevalent WBCs in the peripheral circulation. They comprise about 50 to 70% of total. They form a major defense against the pyogenic infection. Pyogenic का मतलब क्या है? What do you understand by pyogenic infections? Bacterial infection. ठीक है? Bacterial infection के against जो major defense है वो neutrophils में है. In fact ये पहला first line of defense होता है. वैसे normally अगर आपको question आए कि what is the first line of defense in the body तो what it is? Skin. Skin is the first line of defense. ठीक है? जब हम cells की बात करते हैं तो first line of defense is the neutrophil. ठीक है? So neutrophils they exhibit active amoeboid movement. What is the amoeboid movement? ठीक है? सूडोपोडिया बनाते रहना है, आगे को मूव करते रहना है, पीछे से बंद होते जाना है. ठीक है? So this is a amoeboid movement. तो न्यूट्रोफिल जो है अपना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही because of the presence of this amoeboid movement है. ठीक है? In infections they immediately migrate to the site of microbial invasion in response to chemical factors. They ingest organisms and kill them. Thus in neutropenia body is vulnerable to bacterial infections. बेटा डोर बंद कर दो.
लॉक कर दो। प्लीज लॉक इट प्रॉपरली। दो एक और ट्विस्ट इट अगेन। ठीक है, सेटल डाउन। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अमीबाइड मूवमेंट है इसकी, और अगर न्यूट्रोफिल्स का जो मात्रा है वो कम हो जाए, 50% से लेस हो जाए, तो फिर इन्फेक्शन को ज्यादा प्रोन हो जाती है, बॉडी फाइट नहीं कर पाती। स्ट्रक्चर क्या है, एवरेज साइज इसका 10 to 14 माइक्रोमीटर है, आरबीसी का था 7 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आरबीसी से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूट्रोफिल्स कंटेन्स फाइन पिंक कलर्ड ग्रैन्यूल्स। अब ये पिंक कलर्ड ग्रैन्यूल्स ऐसे नहीं है, जब हम ब्लड फिल्म को स्टेन करते हैं, हमने बात करी थी सुप्रावाइटल एंड वाइटल स्टेन्स। कौन सी थी सुप्रावाइटल एंड वाइटल स्टेन्स, हु कैन टेल मी? मिथिलिन ब्लू एंड ईओसिन। जब हम सुप्रावाइटल एंड वाइटल स्टेन से हम ब्लड फिल्म को स्टेन करते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में हमको पिंक ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, इसलिए इसको ग्रैनुलोसाइट भी कहा जाता है। न्यूक्लियस जो है वो मल्टीलोब है, लोब्स आर कनेक्टेड बाय थिन स्ट्रैंड। अब इस बात को समझो कि जो इमेच्योर न्यूट्रोफिल है, जब न्यूट्रोफिल बन के आता है तो वो मोस्टली बाइलोब्ड ही होता है, 2 लोब्स ही होते हैं उसके। जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाएगा, नंबर ऑफ लोब्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो टोटल 2 to 7 हो सकती हैं, 2 लोब से लेके 7 लोब तक इसके न्यूक्लियस के हो सकते हैं। जैसे अगर हमें बहुत ज्यादा लोब्स वाले न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं तो इट मीन्स कि ये सारे मेच्योर न्यूट्रोफिल्स हैं। अगर कम लोब्स वाले ज्यादा दिख रहे हैं तो मतलब इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स है। और अगर इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि बोन मैरो हाइपर एक्टिव हो रही है और ज्यादा न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए इमेच्योर WBCs आर थ्रोन इनटू द सर्कुलेशन। क्लियर है? हाइपरसेगमेंटेड न्यूक्लियस ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इज टिपिकली सीन इन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में हमें 2 फीचर्स मिल गए। पहला फीचर क्या था कि जो आरबीसी है उसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल। हाइपोक्रोमिक नहीं है, नॉर्मोक्रोमिक ही है, कलर उसका नॉर्मल ही रहेगा लेकिन मेगैलोब्लास्ट होंगे। एंड सेकेंड उसमें क्या दिखेगा हमको, न्यूक्लियस की सेगमेंटेशन ज्यादा होगी। ठीक है, दिस डिपेंड्स अपॉन फॉलेट एंड विटामिन B12। तो अगर फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 हम सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देंगे तो हाइपर सेगमेंटेशन भी कम होती जाएगी न्यूट्रोफिल्स की, प्लस मेगैलोब्लास्ट की जो अमाउंट है वो भी कम होते जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स है 4 टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स। ये सिर्फ एक बार पढ़ लो, इसको ज्यादा डिटेल में आपको करना नहीं है। आपकी बुक्स में थोड़ा ज्यादा डिटेल दिया हुआ है, बट यू नीड नॉट नो कि किस तरीके के ग्रैन्यूल्स है, उनमें क्या हो रहा है। वी नीड नॉट गो इनटू दिस राइट नाउ, वी विल डू दैट इन पैथोलॉजी। सो प्राइमरी एज़्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स है, सेकेंडरी या स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स है, देन टर्शरी एंड देन फाइनली देयर आर द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। ये 4 तरीके के ग्रैन्यूल्स आपको, डोंट स्लीप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप। Primary granules are formed during granulopoiesis, whereas other granules are formed in later stages. Granulopoiesis मतलब जब WBC बन रहे हैं, किससे बनेंगे? क्या फर्स्ट स्टेज क्या होती है? सबसे पहले हाँ पैरो स्टेज तो है, पहले प्लूरिपोटेंट सेल, टोटिपोटेंट सेल, स्टेम सेल्स, देन अगर WBC है तो क्या होगा? RBC की प्रिकर्सर स्टेज कौन सी थी? नॉर्मोब्लास्ट या एरिथ्रोब्लास्ट। इसकी क्या होगी? माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट एंड फाइनली द WBC। क्लियर है? सो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल है। ये जो ऊपर न्यूट्रोफिल आपको दिख रहा है ये ट्राइलोब्ड है। सी दैट देयर 3 lobes of the neutrophil. So this is a trilobe neutrophil plus there are pinkish granules. नीचे देखो आप, सिंगल लोब्ड हो गया, फिर बाइलोब्ड हो गया, फिर ट्राइलोब्ड हो गया, फिर 4 लोब, टेट्रालोब्ड एंड फाइनली द पेंटालोब्ड। ठीक है, तो ये 7 लोब्स तक न्यूट्रोफिल की लोब्स जा सकती हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ लोब्स ऑफ द न्यूट्रोफिल। सो यू माइट बी डूइंग दैट इन योर हेमेट एक्सपेरिमेंट। सिंड्रोम अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे पूरी लाइफ आपने सिंड्रोम्स ही पढ़ने हैं। क्या हुआ? इट्स नॉट मूविंग। ये अलग अलग सिंड्रोम्स हैं जो इसके ग्रैन्यूल्स एंड लोब्स के से एसोसिएटेड हैं कि अगर ग्रैन्यूल्स की कमी है तो कौन सा सिंड्रोम बनेगा, उसमें क्या होगा। बेसिकली तो एनीमिया ही डेवलप होता है मेनली, एंड एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस जो है वो कम हो जाता है।
सो दीज आर द डिफरेंट सिंड्रोम्स. इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक्स में टेबल बना हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट, बट यू नीड नॉट रिमेंबर, यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स देयर वुड बी चेंजेस. लाइफ हिस्ट्री. न्यूट्रोफिल्स लाइक अदर ल्यूकोसाइट्स, 4 स्टेजेस: मैरो, सर्कुलेशन, माइग्रेशन एंड टिश्यू. अपन ने पहले क्या बात करी थी? एक मैरो, एक सर्कुलेशन एंड फाइनली द टिश्यू. अब इसमें एक और WBC में ऐड हो गया विच इज मार्जिन. अब इसका मतलब क्या है? जब तक कि वो बोन मैरो में है दैट इज अ मैरो स्टेज. जब वो सर्कुलेशन में आया इट इज अप टू 4 to 6 hours, तो दैट इज अ सर्कुलेशन स्टेज. मार्जिनेशन पूल का मतलब क्या है कि एंडोथेलियम, जो ब्लड कैपिलरीज है उनके एंडोथेलियम के पास में पड़ा हुआ है, ठीक है, बिफोर एंटरिंग इनटू द टिश्यू. So that is the margination stage. ठीक है. Marrow pool is the developmental stage. As soon as the neutrophils are developed from the metamyelocytes, they are released into the circulation. However, large number of juvenile neutrophils are present in bone marrow, which constitutes the marrow pool. मतलब immature जो WBCs हैं वो marrow में पड़े रहते हैं and they act as reservoir. जब भी कोई इन्फेक्शन आएगा तो बोन मैरो विल ऑटोमेटिकली बी स्टिमुलेटेड बाय द केमिकल्स विच आर बीइंग रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया. जब बैक्टीरिया एंटर करे वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जितने WBC सर्कुलेशन में है वो उनको किल करते हैं, उससे अगेन कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. ये जो है दे स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर WBC. ठीक है. सो दीज आर एक्टिंग एज reservoirs. Circulatory pool. 50% of the neutrophils are present in circulation pool that actually circulate in the blood. Rest 50% remain in margination pool. About 50% of the neutrophils remain marginated to the endothelial lining of the blood vessel. Blood vessel के बिल्कुल पास में जो उसकी endothelium है उसके बिल्कुल पास में ये पड़े रहते हैं, और जब infection होता है इनको टिश्यू में जब रिलीज होना है तो अमीबॉइड मूवमेंट से एंडोथेलियम के थ्रू ये निकल के पहुंच जाते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. This is called margination. The neutrophils present in the margination pool serve as immediate source for the circulation pool. In fact, any factor that causes disruption of margination increases the neutrophil count and causes acute leukocytosis. Can you understand this? जो हम WBC काउंट बात कर रहे हैं कि 4000 से 11000 है या उसमें से 50 to 70% ही न्यूट्रोफिल्स है, तो वो हम सर्कुलेशन में जितने हैं, हम ब्लड ले रहे हैं ना, तो ब्लड में से ही तो टेस्ट कर रहे हैं, तो हम सर्कुलेशन में जितने WBCs हैं या जितने सर्कुलेशन में न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं. लेकिन बाकी तो पड़े ही हुए हैं ना, टिश्यू के अंदर भी पड़े हुए हैं, मार्जिनेशन पूल में भी पड़े हुए हैं. अब ये कह रहा है कि कहीं भी अगर एंडोथेलियम डिस्ट्रॉय होगी तो वो जो मार्जिनेशन पूल वाले 50% है वो भी अब सर्कुलेशन में चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो सर्कुलेशन में WBC काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो दिस विल कॉज ल्यूकोसाइटोसिस. टिश्यू पूल. As the usual life of circulation is about 4 to 6 hours, neutrophils then enter into the tissues where they stay for 4 to 6 days. ठीक है. That is the lifespan of a neutrophil. Then conditions which are increasing and decreasing. बेटा ये ना आपको क्विकली मैं करवाऊंगी क्योंकि ये आप जब हम WBC काउंट करेंगे ना तब हम लोग इन चीज़ों को वापस से रिपीट करेंगे. सो वी डोंट नीड टू फोकस वेरी मच ऑन दिस. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्रीज करती हैं? न्यूट्रोफिलिया का मतलब है इंक्रीज, इसी को न्यूट्रोसाइटोसिस भी कह सकते हैं. ठीक है. साइटोसिस, फीलिया इज इंक्रीज, पीनिया इज डिक्रीज. ठीक है. सो न्यूट्रोफिलिया में क्या क्या आएगा? कोल्ड, पेन, लेबर, सर्जरी, किसी भी तरीके की सर्जरी या एक्सरसाइज करेंगे या कोल्ड होगा, पेन होगा. क्यों? इस सब प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? एंडोथेलियम डिस्ट्रॉय हो रहा है. जहां भी एंडोथेलियम डिस्ट्रॉय होगा मार्जिनल पूल के जो ग्लूकोसाइट्स हैं विल रश इनटू द सर्कुलेशन, हमारा काउंट जो है वो बढ़ जाएगा. इमोशनल स्टिमुलाई लाइक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, रिकेट्सियल, माइकोटिक इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन जहां पे भी बर्न्स है, शॉक है, गाउट है, सम ड्रग्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एपिनेफ्रिन. नाउ रिमेंबर, न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीजेस बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. मोस्ट ऑफ द अदर WBCs का जो काउंट है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कम हो जाता है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिपेंसी आ जाती है. क्रॉनिकली अगेन कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगा, जैसे पैनक्रेटाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो है उसमें ये बढ़ेंगे. एंडोक्राइन में अगर ACTH एक्सेस है
थायराइड स्ट्रॉम है उसमें बढ़ जाएगा, ट्यूमर्स में बढ़ जाएंगे, ब्लड डिजीजेस में बढ़ जाएंगे। कम कहाँ होंगे? न्यूट्रोपीनिया कहाँ हो जाएगा? कंजेनिटल हो सकता है जिसे कॉस्टमैन सिंड्रोम कहते हैं। यू विल बी कवरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिंड्रोम, सो मेक अलग डायरी फॉर अ सिंड्रोम। उसमें जो भी सिंड्रोम जिस जिस सिस्टम के आते जा रहे हैं उनके नाम और उसके आगे लिखते जाओ भाई, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। सो कंजेनिटल इज कॉस्टमैन सिंड्रोम। देन इन्फेक्शन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये बढ़ रहा है, लेकिन टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, कालाजार, मलेरिया, इनमें ये कम हो रहा है, ठीक है। ड्रग्स लाइक क्लोरोफेनिकॉल, फेनेटोइन, एप्लास्टिक अनीमिया, ये देखिए मलेरिया एंड कालाजार में ये कम हो रहा है, मीजल्स में कम हो रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमेशा WBC काउंट जो है वो बढ़ता है। वायरल इन्फेक्शन में WBC काउंट थोड़ा सा लोअर उस पे रहता है। तो जब भी हम TLC करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, अगर पेशेंट को फीवर है 3 से 4 दिन में एंड मतलब हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, प्लस उसका जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो करीबन 4 to 5,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड आ रहा है, तो हमें क्लियर का डायग्नोसिस हो जाता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर उसका काउंट 11,000 से 12,000 आ रहा है, फीवर नॉट सो हाई पीक्स, ठीक है, वायरल में हमेशा हाई पीक्स ऑफ फीवर जाती है, 102, 103, 104। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इतनी हायर पीक ज्यादातर नहीं जाती है, तो थोड़ा सा फीवर भी कम है, 100, 101 के आसपास रह रहा है, 3 से 4 दिन चल रहा है, जो TLC काउंट है वो 12,000 के पास में जा रहा है, तो इट मीन्स इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। So only by seeing the TLC we can diagnose whether the patient is suffering from a viral or a bacterial infection. लेकिन हर वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, जबकि एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करता है। क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से पेशेंट की इम्यूनिटी हो जाती है कम। इन एनी इन्फेक्शन पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो गई तो चांसेस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड ओवर द वायरल इन्फेक्शन इंक्रीजेस। सो टू प्रिवेंट दैट antibiotic is given along with matlab whenever, even if it is, we are clear कि it is viral infection, even in spite of that we give antibiotics, ठीक है। फंक्शंस, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पेशेंट आपसे पूछेंगे कि अगर मुझे वायरल है तो मुझे एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है, बिकॉज आजकल गूगल नॉलेज पेशेंट्स को बहुत ज्यादा होती है, सो यू नीड टू आंसर दिस, ठीक है। अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, हमने बात करी थी कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो इसका फेगोसिटिक एक्शन है। फेगोसिटिक मतलब खा जाना, ये बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है। दे कंटेन मैनी एंटीमाइक्रोबियल एंड बैक्टीरिसाइडल केमिकल्स इन देयर ग्रैन्यूल्स। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर इसका काउंट कम हो जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस कैसे है फेगोसाइटोसिस का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाइवा में भी पूछा जाता है एंड देन आपको ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज द न्यूट्रोफिल डू इट्स फंक्शन, है ना, कैरी आउट इट्स फंक्शन। स्टेप्स क्या है? 5 स्टेप्स, कीमोटैक्सिस, डायपेडिसिस, एडहेरेंस, इंजेक्शन एंड किलिंग। अपने आप में ही सारे बता रहे हैं कि क्या है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो कीमोटैक्सिस, कीमो मतलब केमिकल, टैक्सिस मतलब मूवमेंट, तो कोई ऐसे केमिकल रिलीज हुए हैं जिसने न्यूट्रोफिल की मूवमेंट उसकी तरफ को कर दी, ठीक है, अट्रैक्ट किया है ताकि न्यूट्रोफिल उस तरफ को चला जाए। डायपेडिसिस, डायपेडिसिस का मतलब है एमीबॉइड मूवमेंट से एंडोथेलियम से निकल जाना। एडहेरेंस का मतलब है चिपक जाना, बैक्टीरिया के साथ जाके चिपक जाना। इंजेक्शन का मतलब है बैक्टीरिया को अपने अंदर ले जाना, इंजेस्ट कर जाना फेगोसोम बना के, एंड फाइनली केमिकल्स रिलीज करके उसको किल कर देना, ठीक है। क्लियर है? ये 5 स्टेप्स हैं, ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। सी, टिश्यू इंजरी हुई है, टिश्यू इंजरी होते ही कीमोटैक्सिन्स रिलीज हुए हैं, कीमोटैक्सिन्स ने एक्ट किया है न्यूट्रोफिल पे। व्हाट इज द न्यूट्रोफिल डूइंग? से टिश्यू इंजरी से कीमोटैक्सिन्स रिलीज हुए, ये न्यूट्रोफिल पड़ा हुआ है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन से ही ये फटाफट एंडोथेलियम की तरफ को जाएगा, डायबिटिस से ये बाहर निकलेगा, फाइनली ये पॉलिसोम मतलब फेगोसोम बना के उसको इंजेस्ट करेगा एंड किल कर देगा। सी, फर्स्ट कीमोटैक्सिस। Chemotaxis means movement. Chemotaxis is the process of margination of neutrophils to the site of infection. Chemical substances are released from the site of infection or inflammation. कि कौन से chemical substances होंगे? जहां पे भी टिश्यू इंजरी होती है वहां पे क्या रिलीज होता है? यस, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं।
इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, है ना, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर TNF ये रिलीज होता है। इस तरीके के ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं टुवर्ड्स द न्यूट्रोफिल, ठीक है, फॉर द न्यूट्रोफिल। These chemical factors attract the neutrophils to the site of infection. Consequently, they are called chemotaxins. Taxin means movement. Chemical that produces a movement is a chemotaxin, or chemoattractants or chemotactic factors. Chemotaxins are usually microbial products. कौन से? Chemical proteins like C5a and C3. Neutrophils change their shape. They become highly amoeboid. वैसे अपन ने बात करी थी कि सर्कुलर है ये, ठीक है, सर्कुलर है, इनका 10 to 14 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, स्लाइटली बिगर देन द RBCs। लेकिन जब ये कीमोट्रैक्टेंट्स जब इनको स्टिमुलेट कर देते हैं तो दे बिकम एमीबॉइड इन शेप। ऑल्सो ल्यूकोपोइसिस इज स्टिमुलेटेड इन द बोन मैरो इन रिस्पॉन्स टू प्लाज्मा फैक्टर्स। वो मैंने बात करी ही कि जैसे ही इन्फेक्शन होगा जो केमिकल्स रिलीज होंगे उससे बोन मैरो स्टिमुलेट हो जाएगी, ज्यादा WBC बनने शुरू हो जाएंगे, immature WBCs will be thrown into the circulation. Then diapetesis. Diapetesis का मतलब क्या है? The process by which the neutrophils pass through the endothelium to reach the invader in the tissue is called diapetesis. बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं? सर्कुलेशन से सबसे पहले ये एंडोथेलियम की तरफ को चले जाते हैं, विच इज नोन एज मार्जिनेशन, ठीक है। मार्जिनेशन के बाद ये एंडोथेलियम के साथ साथ मूव करते रहते हैं, दिस इज नोन एज पेमेंटिंग। जैसे हम पेमेंट पे चलते हैं तो दिस इज पेमेंटिंग, ठीक है। सो मार्जिनेशन एंड पेमेंटिंग, सर्कुलेशन से एंडोथेलियम के पास को पहुंचे, फिर एंडोथेलियम के साथ साथ वॉक करते रहे, फिर जहां पे होल दिखा उसमें से निकल गए, दैट इज इट। ये आपका डायपेटिसिस है, ठीक है। द एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट मार्जिनेशन एंड पेमेंटिंग and then adhere to the endothelial lining, rolling and adhesion with the help of L-selectins. Then by their active amoeboid movement, they squeeze through the space between the endothelial cells. ठीक है, क्लियर है? So this is very simple कि सबसे पहले chemotaxins रिलीज होंगे तो ये एक्टिवेट होंगे, अट्रैक्ट होंगे towards the site of infection, सब इकट्ठे हो जाते हैं उसी तरफ को। फिर क्या करेंगे? एंडोथेलियम के पास को पहुंचेंगे, वहां पे जाके रोल करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पे स्पेस है निकलने की, पेमेंटिंग करेंगे, जैसे ही उनको स्पेस मिलेगी उसमें से एमीबॉइड मूवमेंट से वो बाहर को निकल जाएंगे। सी नॉर्मल एक्सियल फ्लो है, ये नॉर्मल फ्लो है जिसमें ये सेंटर में ही पड़े हुए हैं, RBCs के साथ WBC सेंटर में ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये मार्जिनेशन कैसे हो रही है? कैन यू सी दैट दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडोथेलियम, सेंटर में से टुवर्ड्स द एंडोथेलियम ये मूव करना शुरू हो गई है। यहाँ पे ये रोल कर रहे हैं या पेमेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, दे आर रोलिंग अलोंग द एंडोथेलियम, और जैसे ही उनको स्पेस मिलेगी उसमें से ये शेप चेंज करके बाहर को निकल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज डायपेटिसिस। देन ऑप्सोनाइजेशन एंड एडहेरेंस। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है? कॉमनली पूछा जाता है आपसे प्रैक्टिकल में, व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है किसी चीज को कोट कर देना टू मेक इट टेस्टी, ठीक है। जैसे कि अपन कोई कैंडी बनाते हैं तो उसके ऊपर शुगर कोटिंग होती है, कोई मतलब इवन आपने जिंजर की गोलियां देखी हैं, अगर अदरक की गोलियां हैं तो उसके ऊपर शुगर कोटिंग की जाती है टू मेक इट टेस्टी। सो यही चीज इसमें होती है कि बैक्टीरिया को कोट कर दो ताकि वो टेस्टी हो, मतलब वो अटैच जो न्यूट्रोफिल है उसको इनगल्फ कर सके, ऐसा ना हो कि उससे वो दूर भागे, ठीक है। The bacteria are made tasty to the phagocyte is called opsonization. In this process, the antigen is coated by opsonins. Opsonins क्या है? Immunoglobulins, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इम्यूनोग्लोबुलिन सिस्टम है। डिटेल में नहीं करना, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन IgG एंड कौन से कॉम्प्लीमेंट्स C5a एंड C3b, ठीक है। ये तीन चीजों को आपको एक तरीके से रट ही लेना है, क्योंकि ये हमेशा आपकी उसमें आता रहेगा कि किस तरीके से ऑप्सोनाइजेशन होती है, किस तरीके से एडहेरेंस होती है, ये सब बार बार आएगा। सो C5a एंड C3b एंड देन IgG, ये आपके ऑप्सोनेंस है। जब ये बैक्टीरिया के साथ जाके अटैच हो जाते हैं तो न्यूट्रोफिल इनके साथ आके अटैच होता है और फिर फाइनली इनगल्फ करता है। Attachment of membrane of phagocyte to the membrane of microbe is called adherence. Opsonization facilitates the process of adhesion. अब ये देखो, IgG ऑप्सोनिन दिख रहा है आपको, रिसेप्टर कहाँ पे है? रिसेप्टर WBC पे भी है, रिसेप्टर बैक्टीरिया पे भी है, ठीक है।
अब क्या हुआ है, WBC के रिसेप्टर पे आके भी इन्होंने ये अटैच हुए हैं, ऑन द अदर हैंड ये बैक्टीरियल रिसेप्टर पे भी अटैच हुए हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने दोनों चीजों को, WBC को और बैक्टीरिया को एक दूसरे से एडहेयर कर दिया है, ठीक है। अगर इनकी कमी होगी तो एडहेरेंस स्टेप ही नहीं होगा और WBC अपने काम नहीं कर पाएंगे, चाहे से बहुत अच्छी मात्रा में भी ये ब्लड में प्रेजेंट हो तो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो दे प्ले अ वेरी मेजर रोल। IgG ऑक्सोलिन, नीचे आप दे सकते हैं C3b ऑक्सोलिन, तो इन्होंने कोट किया, जब कोट किया तो बैक्टीरियम आया, बैक्टीरियम से क्या हुआ, इन्होंने सूडोपोड बनाया, दोनों तरफ से सूडोपोड बनाया, बैक्टीरिया को इंगल्फ किया, पॉलीफाइगोसोम बना, एंड फाइनली जो ग्रैन्यूल्स हैं वो लाइसोजाइम्स को रिलीज करेंगे एंड किलिंग स्टेज विल हैपन। Ingestion, adherence facilitates the motor activity of neutrophil. They form extensions which is known as pseudopodia. Phagocytic vesicle fuses with the lysosome to form phagolysosome. ठीक है, क्लियर है। अब फाइनली द किलिंग जो है दो तरीके से होगी, ऑक्सीडेटिव या नॉन ऑक्सीडेटिव, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि जो ग्रैन्यूल्स हैं वो लाइसोजाइम्स रिलीज करते हैं, लाइसोजाइम्स इंजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो नॉन जो ऑक्सीडेटिव है उसमें आएगा लाइसोजाइम, लेक्टोफेरिन एंड डिफेंसिन, और ऑक्सीडेटिव में क्या है, सुपर रेडिकल्स, ठीक है। सुपर रेडिकल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, O2- कहाँ फॉर्म होते हैं, जहां पे भी ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है लेकिन ओवरवर्क करना पड़ रहा है, बिकॉज बैक्टीरिया आए हैं, इट इज मोर देन द नॉर्मल, तो जहां पे भी मोर देन द नॉर्मल वर्क होगा वहां पे सुपर ऑक्साइड आयंस बनेंगे। सुपर ऑक्साइड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ, एक तो ऑक्सीडेटिव किलिंग के लिए, और मेजरली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग में सुपर ऑक्साइड आयंस का बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। सो दो तरीके से किलिंग इसकी चलेगी, ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव में लाइसोजाइम्स हो गए, डिफेंसिन्स हो गए एंड अदर इलेक्ट्रोफेरेंस हो गए, एंड देन ऑक्सीडेटिव में आपके सुपर ऑक्साइड आयंस आ। ALS आपको करने की जरूरत नहीं है, वी वोंट टॉक अबाउट दिस, CG वी वोंट डिस्कस। देन वी कम टू द eosinophils। सो वी आर डन विद द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में हमने क्या बात करी, साइज 10 से 14 है, लोब मल्टी लोब्ड है, अगर 2 लोब्स हैं तो इमेच्योर न्यूट्रोफिल है, मोर देन 5 लोब्स हैं तो मैच्योर न्यूट्रोफिल है। काम क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, कैसे करता है, फेगोसाइटोसिस से करता है। फेगोसाइटोसिस के स्टेप्स क्या है, सबसे पहले कीमोटैक्सिस है, फिर डायपिडेसिस है, फिर एडहेरेंस है या ऑप्सोनाइजेशन प्लस एडहेरेंस, ठीक है, एंड देन फाइनली फेगोलाइसोसोम बनता है, एंड देन फाइनली द किलिंग स्टेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द eosinophils। eosinophils सिमिलरली काम करते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल काम कर रहा है। काम करते किस में है, ये एलर्जी कंडीशंस में, इन एलर्जी प्लस वॉर्म्स, है ना, हेलमेंथिंग कंडीशंस एंड एलर्जिक कंडीशंस में eosinophil का काम है। कैसा सेल है, ये थोड़ा बड़ा है न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल जो था वो 10 से 14 है, ये 14 से 18 के आसपास जाता है, थोड़ा बड़ा, पर ज्यादातर जब हम सर्कुलेटरी में देखते हैं तो उसके बराबर ही दिखता है हमको। आइडेंटिफाइंग फीचर है इसके रेड ग्रैन्यूल्स, स्टेनिंग के बाद इसमें रेडिश ऑरेंज ग्रैन्यूल्स आते हैं, ठीक है। सो रेडिश ऑरेंज ग्रैन्यूल्स प्लस बाइलोब्ड न्यूक्लियस इज आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ अ eosinophil। जब हमको आइडेंटिफाई नहीं होता तो मैक्सिमम सेल्स तो न्यूट्रोफिल्स हमें दिख रहे होते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको लग रहा है कि eosinophil है तो उसके साथ में पड़े हुए न्यूट्रोफिल को फोकस करो, वापस eosinophil को फोकस करो। देयर विल बी अ क्लियर कट डिफरेंस इन द ग्रैन्यूल्स, उसमें प्रिंग ग्रैन्यूल्स आएंगे, इसमें आपके रेडिश ऑरेंज ग्रैन्यूल्स आएंगे, ठीक है। So eosinophils live longer in the tissue, 100 eosinophils to 1, ये सब ठीक है, छोड़ दो आप। इसमें ग्रैन्यूल्स कोर्स है, ब्रिक रेड इन कलर है, न्यूक्लियस बाइलोब्ड ही है, स्पेक्टिकल्स जैसा लगता है, दिस इज अ eosinophil, ठीक है। स्पेक्टिकल शेप न्यूक्लियस है, कोर्स रेड ग्रैन्यूल्स है। कोर्स का मतलब है बड़े, फाइन का मतलब है पतले ग्रैन्यूल्स, छोटे ग्रैन्यूल्स, ठीक है। फंक्शन क्या है, न्यूट्रोफिल के जैसे ही है, टिश्यू को माइग्रेट करेंगे। इसका जो कीमोटैक्टिक फैक्टर है वो eosinophil कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफिलेक्सिस है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आपके मैकेनिज्म, इसका डिफेंस मैकेनिज्म 2 मेन पे होता है, हेलमेंथिक इन्फेक्शंस एंड एलर्जी। तो अगर हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन है, राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन है तो उसमें eosinophil काउंट बढ़ा हुआ आएगा,
और अगर एलर्जिक कंडीशंस है तो उसमें eosinophil काउंट बढ़ा हुआ आएगा। कम कब हो जाता है, बढ़ कब जाता है? हेलमिंथिक इन्फेक्शंस, एलर्जिक, ड्रग रिएक्शंस, एडिसन्स डिजीज, पल्मोनरी eosinophilia, इस सब में ये बढ़ जाता है। कम कब हो जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, जैसे मैंने बात करी थी, स्टेरॉइड थेरेपी न्यूट्रोफिल को बढ़ा रहा है, बाकियों को कम कर रहा है, तो इसमें इसने कम कर दिया। कशिंग सिंड्रोम में प्लास्टिक एनीमिया, ड्रग, ये थोड़ा सा अभी तुम्हें रट्टे मारने पड़ेंगे, बट एज यू आर स्टडिंग द फिजियोलॉजी यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये काउंट्स बढ़ रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट सेल्स आर बेसोफिल, ठीक है। वी वर डूइंग बेन, BEN, so we are done with E and N. E was eosinophil, N was neutrophil. Now we come to the basophil. Basophil 0.1% है, very rare to find in a blood film, मिलता ही नहीं है। कोई एक आधा ब्लड फिल्म होगा जिसमें बेसोफिल दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखता है। They account for less than 0.5%. They recruit into the cells in response to immunological and inflammatory reactions. Unlike eosinophils, they ordinarily do not reside in tissues. ये टिश्यू में नहीं रहते, eosinophil और न्यूट्रोफिल टिश्यू में रहते हैं। ये बेसोफिल है। कोर्स ब्लू ग्रैन्यूल्स, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरीके का ही दिखता है। मतलब बेसिकली जब हम ब्लड फिल्म में दिखते हैं ना, तो इसका न्यूक्लियस आइडेंटिफाई ही नहीं होता, इतने कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके ऊपर, ब्लूइश, डार्क ब्लूइश ग्रैन्यूल्स के भी वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द न्यूक्लियस अंडर इट, ठीक है। मास्ट सेल्स और बेसोफिल में क्या फर्क है? यू डोंट नीड टू नो, लेट इट बी। स्ट्रक्चर, दे हैव द सेम डायमीटर एज द न्यूट्रोफिल, न्यूक्लियस इज सेगमेंटेड, अपीयर्स एज शेप्ड, marked condensation, granules large in size, they are surrounded by a membrane, they contain dense particles called charcoal-laden crystals. Charcoal-laden crystals कहीं और पढ़े आपने? Charcoal-laden crystals नहीं पढ़े? Wilson's disease होती है, उसमें होते हैं, करेंगे अपन, आगे करेंगे। So basophil granules में होता क्या है? हिस्टामिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ल्यूकोट्राइन्स है, eosinophil chemoattractic factor है, ये सब चीजें हैं जो कि अट्रैक्टेंट्स हैं, कीमोअट्रैक्टेंट्स हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? एलर्जिक रिएक्शंस, अगेन eosinophil की तरह ही है, लेकिन eosinophil साथ साथ में हेलमिंथिक इन्फेक्शंस भी था, ये मेनली एलर्जिक इन्फेक्शंस में ही काम करता है। Mediators such as histamine released by degranulation produce antimicrobial and anti-host effects. Usual stimulus is allergen. बस आगे नहीं, जो FC रिसेप्टर्स आप मत करो अभी। अब इसमें किसमें ये बढ़ जाता है? फीलिया मीन्स बढ़ना, किसमें बढ़ा है? अल्सरेटिव कोलाइटिस, आर्टिकेरिया, ड्रग फूड हाइपरसेंसिटिविटी, इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड चिकन पॉक्स, देन मिक्सेडीमा, डायबिटीज, आयरन डेफिशिएंसी। इसमें 2-3 याद कर ले, अल्सरेटिव कोलाइटिस याद कर लो, आर्टिकेरिया याद कर लो, ठीक है। और कम कब हो जाता है? अगेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से, ओव्यूलेशन के टाइम पे कम होता है, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में कम होता है। नाउ रिमेंबर, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में eosinophil बढ़ रहा है, जबकि बेसोफिल उस समय कम हो रहा है, ठीक है। फाइनली द मोनोसाइट, नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन टू द ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन से आ गए? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सो मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट जब तक ये सर्कुलेशन में मोनोसाइट है, जब ये टिश्यू पहुंचता है ये मैक्रोफेज बन, ठीक है। मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियोसाइट। After spending life in blood, they enter into the tissues where they are transformed into macrophages. They are the mononuclear phagocytes. कौन सा सिस्टम फॉर्म करता है? टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, which is known as the reticuloendothelial system. Now the term is obsolete. पहले RE सिस्टम ही बोला करते थे, आजकल इसको टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम बोला जाता है। Presently this is known as the mononuclear phagocyte system, MPS system. This is the second line of defense against the microbial infections. First line neutrophil, second line monocyte, ठीक है। Diameter 12 से 25, मतलब almost double the RBC, more than double the RBC, ठीक है। न्यूक्लियस ज्यादातर जो है न्यूक्लियस इसमें हाफ से कम होता है। लेट मी शो यू, दिस इज अ मोनोसाइट। साइटोप्लाज्म पेल ब्लू होता है। ये जो डॉट्स दिखाई हैं, दे आर नॉट द ग्रैन्यूल्स, क्योंकि इट इज ए ग्रैनुलोसाइट, तो मोस्टली इट इज, ये गलत है, प्लेन साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस हाफ सेल किडनी शेप्ड ऑलमोस्ट होता है, मोर देन हाफ द सेल ये ऑक्यूपाई करता है। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, हम मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब क्या हुआ कि एंटीजन आया है, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और उसको लिम्फोसाइट को देना
कि देखो ये एंटीजन आया है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। सो दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। समझ आई? वही बात है जैसे ऑप्सोनाइजेशन में हमने उसको कोट कर दिया टू मेक इट टेस्टी, इसमें हमने प्रेजेंट कर दिया लिम्फोसाइट कि नाउ यू मेक द एंटीबॉडी बिकॉज दिस इज एन एंटीजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। Partially digested product of antigen combines with MHC2 molecules produced by APCs and MHC plus antigen expresses on the surface of APC। हम इसको जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे, अभी इतना टेंशन मत लो। बस इतना ही है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो मेजर कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके एक ऐसी चीज बना देता है कि वो सेल प्रेजेंट हो जाता है, मतलब उस पर रिसेप्टर्स बन जाते हैं ताकि लिम्फोसाइट अपने एंटीबॉडी बनाए और वो एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को जाके कंबाइन कर जाए। ठीक है? lymphocytes, particularly the T cells, are activated when they come in contact with the major histocompatible complex plus antigen present on the antigen presenting cell surface। ठीक है? This is the first step in activation of cellular immunity। तो जब हम immunity डिस्कस करेंगे, we will be discussing the cellular and humoral immunity। humoral immunity में immunoglobulins बनते हैं, cellular immunity में MHC complexes काम करते हैं, वही काम जो immunoglobulin उसमें करते हैं। Then monocytes also release cytokines। cytokines वही जो chemoattractant as a chemoattractant work करते हैं, वही cytokines। interleukin 1, interleukin 6, tissue necrosis factor alpha, complement factors, ये सब है ना, डिटेल करने की जरूरत नहीं है। लाइफ स्पैन सर्कुलेशन में 10 to 72 आवर्स रहते हैं, उसके बाद ये टिश्यू में चले जाते हैं, टिश्यू में ये 3 मंथ्स तक रहते हैं। यहाँ पे इनको बोला जाता है मैक्रोफेजेस। अगर टिश्यू का इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो फटाफट जितने सर्कुलेशन में मोनोसाइट हैं वो जाके टिश्यू में मैक्रोफेज बन जाएंगे। इफ इन्फ्लेमेशन persists for more than 12 hours, monocytes predominate over the neutrophils। अपन ने बात करी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द न्यूट्रोफिल, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ेगा, लेकिन अगर 12 घंटे से ऊपर चलता ही जा रहा है इन्फ्लेमेशन तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज द मोनोसाइट। तो अगर 12 घंटे से ज्यादा इन्फेक्शन है तो फिर हमें मोनोसाइट इक्वल अमाउंट में या मोर देन द न्यूट्रोफिल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब कम कब हो जाते हैं? प्लास्टिक एनीमिया में, ल्यूकीमिया में, सेप्टिसीमिया में। साइटोसिस कब हो जाएगा? जहां पे भी इन्फेक्शन होंगे, या एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, कोलेजन डिजीज, मलेरिया, कालाजार। मलेरिया एंड कालाजार में क्या हो रहा था? न्यूट्रोफिल काउंट वाज डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? साइटोसिस, मोनोसाइट इज इंक्रीजिंग। ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एमसीक्यूज में आएंगी, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल स्टडीइंग देम। ठीक है? ये रहने दो। वैसे मतलब जो अपन ने बात करी कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है या टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है, वो कहाँ कहाँ है? तो ब्लड में है, बोन मैरो में है, टिश्यू में है, बॉडी कैविटीज में है एंड इंफ्लेमेटरी टिश्यूज में है। जब ब्लड में है तो मोनोसाइट के फॉर्म में है, जब बोन मैरो में है तो मोनोब्लास्ट है या माइलोसाइट्स हैं। ठीक है? मोनोसाइट्स। सेल्स में आ गए। अब ये सेल्स के जो नाम है ना, ये तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे अगेन फॉर एमसीक्यू पर्पस। लिवर में होंगे तो उसको कुफर सेल्स कहते हैं, बोन मैरो में होंगे तो ऑस्टियोक्लास्ट है, लंग्स में होंगे तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, कनेक्टिव टिश्यू हिस्टियोसाइट्स, ब्रेन में माइक्रोग्लाया, स्प्लीन में पल्स मैक्रोफेजेस, लिम्फ नोड्स एंड थाइमस में मैक्रोफेजेस, किडनी में मेसेंजर सेल्स, स्किन में डेंड्रिटिक सेल्स एंड साइनोवियम में टाइप ए सेल्स। ठीक है? ये इनके नाम है ये मैक्रोफेज ही, वही मोनोसाइट से टिश्यू में पहुंच के मैक्रोफेज बना है, लेकिन जहां बना है उसके हिसाब से इसको नाम दे दिया गया है। काम इसका वही है, फेगोसाइटोसिस करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। बॉडी कैविटीज में कहां कहां जाते हैं? प्लूरा में और पेरिटोनियम में, इंफ्लेमेटरी सेल्स, लिम्फोइड एंड जाइंट सेल्स में। ठीक है? देन फाइनली द लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स जो है ये आरबीसी से जो दो तरीके के होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। जो लार्ज लिम्फोसाइट है वो आरबीसी के बराबर है, जो स्मॉल लिम्फोसाइट है वो आरबीसी से छोटा है। ठीक है? देखने में ये काफी हद तक जैसा मोनोसाइट है वैसा ही दिखता है, लेकिन दिस इज अ स्मॉल लिम्फोसाइट एंड अ लार्ज लिम्फोसाइट। एज यू कैन सी डिफरेंस क्या है मोनोसाइट से, कि न्यूक्लियस ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर रहा है सेल को,
मोनोसाइट में न्यूक्लियस 50% से भी लेस था, बाकी सारा पेल ब्लू साइटोप्लाज्म दिख रहा था। यहाँ पे न्यूक्लियस इज कवरिंग मोस्ट ऑफ द सेल, ठीक है, स्पेशली स्मॉल लिम्फोसाइट। इनफैक्ट स्मॉल लिम्फोसाइट में हमको साइटोप्लाज्म बिल्कुल साइड में थोड़ा सा नहीं दिखेगा, ठीक है। So small lymphocyte, they are same as that of the RBC, 35% है, 6 to 9 micrometer in diameter है। Nucleus is eccentrically placed and occupies 90% of the cell area। Thin rim of bluish cytoplasm, इसमें कोई granules नहीं होते। Large जो है वो slightly बड़ा है। Nucleus is homogeneous, compact with dense nuclear chromatins। Cytoplasm again navy blue है, कोई granules नहीं है। ये आपका lymphocyte हो गया। नॉर्मल काउंट ये 20 to 40% होता है, अपन ने बात करी। न्यूट्रोफिल 50 to 70%, लिम्फोसाइट to 40%, बेसोफिल लेस देन 0.1%, एओसिनोफिल 2 to 5%, ठीक है। फंक्शनली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, बी सेल, टी सेल एंड एनके सेल्स। बी सेल्स जो हैं ये प्लाज्मा सेल बनते हैं जो कि फाइनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं। अगेन जब हम इम्यूनिटी की डिस्कस करेंगे वी विल बी डिस्कसिंग दिस। टी सेल्स जो हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। एनके सेल्स जो है वो नॉन स्पेसिफिक नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं। सो बी सेल्स आर ट्रांसफॉर्म टू, दे मीडिएट द ह्यूमोरल एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल्स सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एनके सेल्स नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लिम्फोसाइटोसिस, सबसे बड़ा लिम्फोसाइटोसिस का जो आपको देखना है वो है ट्यूबरक्लोसिस। कॉमनली आज कि इंडिया में कौन सी डिजीज है जिसमें लिम्फोसाइटोसिस मिलता है? मोस्ट कॉमन इज ट्यूबरक्लोसिस डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। अदर देन दैट इट कैन बी ल्यूकीमिया, पोस्टप्रीनेक्टमी, बॉटरडेला इन्फेक्शन, सेप्टिक शॉक, ड्रग्स, इन सब में ये बढ़ जाता है। और कम कब हो जाता है? जब एप्लास्टिक अनीमिया हो गया, एड्स हो गया, अगेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी हो गया, टाइफॉइड फीवर हो गया। टाइफॉइड फीवर में ये कम होता है, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइटोपिनिया एंड लिम्फोसाइटोसिस है। फाइनली ये आपके सारे एलिमेंट्स आ गए जो ब्लड में आपको मिलते हैं। सबसे पहले आरबीसी 5.4, दिस इज अ गुड टेबल, ये आपकी जीके पाल में बना हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। आरबीसी 5.4 मिलियन इन मेल्स, 4.8 इन फीमेल्स। डायमीटर दिया है, बाइकनकेव है, न्यूक्लियस नहीं है, 120 डेज है। फंक्शन आगे लिख दिया। इसी तरीके से हर न्यूट्रोफिल का क्या काउंट है, क्या डायमीटर है, क्या न्यूक्लियस है, क्या साइटोप्लाज्म है, प्लस उसका क्या फंक्शन है। प्लेटलेट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द टाइम?